तो ठीक। तुम लोग को प्रीवियस क्लास में मैट्रिक्स कुछ क्वेश्चन डाउट है तुम लोगों का क्या? यस सर। अच्छा पूछो। सर सब मैट्रिक्स में अगर हम जो हम लोग डिलीट करते हैं 1 रो और 1 कॉलम, तो हम्म, जरूरी है अगर सेकंड कॉलम अगर हम लोग डिलीट करें तो सेकंड रो ही को ही डिलीट करें, थर्ड रो को नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब मैट्रिक्स निकालने का, सब मैट्रिक्स होता है क्या? मैट्रिक्स के हेल्प से जो छोटा मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है, जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मान लो जैसे मान लो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। हम बोलेंगे कि थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड कीजिए। थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे तो आपके पास जो बचेगा उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। तो ये हो गया सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब है जो गिवन मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स निकलता है हाइड करके, चाहे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करो, चाहे थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करो, तो मैटर नहीं है। मैट्रिक्स अलग अलग मिलता जाएगा। जैसे मान लो मैं ऐसा करता हूँ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर देता हूँ, तो बचेगा क्या क्या देखो तो। अगर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करूंगा तो 2 -1 6 और 1 ये बचेगा, है ना। ये आपका रो हट गया, ये आपका कॉलम हट गया। 2 6 -1 6 1 बचेगा। तो वो सब मैट्रिक्स सब है। इसको भी बोल सकते हैं सब मैट्रिक्स, ये भी सब मैट्रिक्स। क्योंकि ये सारा मैट्रिक्स किससे ऑप्टेन करे, गिवन मैट्रिक्स जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके हेल्प से निकल रहा है, इसी को सब मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। सर आपने 6 1 कैसे लिखा है? 2 ये -1 और 6 1। ये जैसे मान लो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, इसको हाइड कर रहा हूँ, ओके सर। तो उसके अकॉर्डिंग है वो। और किसी को कुछ पूछना चाहते हो? और किसी को कोई डाउट? सब लोगों को बन गया है क्या? पीछे का सारा बन गया है? देख लो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। प्लीज। सर पीछे का पूछ सकते हैं क्या? हाँ हाँ पूछ सकते हो, पूछो। पीछे सर का डाउट क्वेश्चन हो नंबर पूछो। 22 नहीं बन रहा था। एक्सरसाइज पेज नंबर क्या है? सर इक्वेशन चैप्टर निकालिए ना, क्वेश्चन बैंक का मतलब। एक मिनट निकाल लेंगे। हाँ निकाल दिए, बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 22 है ना, x+2 डिवाइडेड बाय x-2 हाँ हाँ माइनस। हाँ। हम्म। यस सर, वो नहीं आ रहा था। मतलब इसको जल्दी आंसर इसमें कैसे लाए? जीरो तो सब में दिया हुआ है। हाँ जैसे जीरो आपने पुट किया, सेटिस्फाई किया था। हाँ जीरो हुआ था, लेकिन रूट 6 का जीरो कैसे सेटिस्फाई बना? नहीं करेगा, जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो। सर जीरो सेटिस्फाई किया। थोड़ी करेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ डाल के, क्वेश्चन में लिखता हूँ, देखो ध्यान से तुम लोग भी। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखो तो। सर वहां पे तो रॉन्ग है ना सर, x-3 ना होगा, x-3 जो 1 की क्वेश्चन जगह। दिया हुआ है, अगर हो सकता है यहाँ पर हो भी सकता हो क्वेश्चन में, ये जो बुक में लिखा हुआ तो यही लिखा हुआ। हाँ सर, लेकिन उसका स्टडी मटेरियल जब निकाले ना, जहाँ गलती वाला होता नहीं आ रहा था, तो वहां पे अच्छा अच्छा, x-3 हुआ था। यहाँ पे x-3 दिया हुआ है। हाँ हाँ तब ठीक है। तो अगर आप जीरो पुट कर रहे हो तो सेटिस्फाई करेगा वो। तो तीनों में जीरो, तीनों ऑप्शन में। हाँ तीनों में ऑप्शन जीरो है। तो उसके बाद हम वो क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फिर ऑप्शन आप दूसरा यूज करो, फिर रूट 3 यूज कर सकते हो। देखो रूट वाला जब ऑप्शन आता है ना, तो वहाँ सिंप्लीफिकेशन करना ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि रूट वाला का कैलकुलेशन करने का मतलब है कंफर्म करने में पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा।
बिना सॉल्व किए आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली आंसर क्या है। इससे बेटर है कि इसको फिर सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब तो सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, है तो बहुत सिंपल इक्वेशन है ये। इसका एलसीएम जो लोगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे ना सर। हाँ एलसीएम ले लो, जो नॉर्मल आप कैलकुलेशन करते हो ना, ये उसी तरीके से कर दो, है ना। इस दोनों का एलसीएम तो यही आएगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू आएगा। फिर जब इससे इसको डिवाइड देंगे तो बचेगा x प्लस टू, और x प्लस टू से x प्लस टू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। फिर माइनस साइन दिए मैंने यहाँ पर, फिर x प्लस टू से डिवाइड दिए इसको टर्म, तो x प्लस टू कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, x माइनस टू। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली वही काम इधर भी करना है आपको, x ये सर प्लस हो थ्री जाएगा। हो जाएगा ना ये। हाँ सर। सर 28 29 की क्वेश्चन बस समझ में नहीं आ रहा, बस समझा दीजिए ना ये क्या बोलना चाह रहा 20 है। 29। हाँ ये सब एक ही जैसा है, क्वेश्चन समझ में अच्छा नहीं आ ठीक है, रहा। देख लो 29 नंबर। इसमें दिया गया है इफ अल्फा बीटा, हम 29 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, एक इक्वेशन तुमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलता है अल्फा बीटा इसका रूट्स है, ठीक है। एंड अल्फा बोला ग्रेटर है बीटा से, ये भी मेंशन कर दिया। देन द इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स ये दोनों हो, एक ये हो और एक ये, एक ये हो एक ये हो। ये क्वेश्चन का डिमांड है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स ये दोनों हो। तो आपको पता है कि अगर रूट्स गिवन हो तो आपको उसका क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। सम पता हो प्रोडक्ट पता हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है जरा देखो, ये तो आप डायरेक्ट चाहोगे सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसा आंसर आ जाएगा। देखो इसको आप सॉल्व करो, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। इसको करो, देखो कितना आ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो x माइनस थ्री, एक्स कॉमन निकल जाएगा इस दोनों से, इस दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा। एंड x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, एक्स का दो वैल्यू आया आपका 3 एंड 2 आया। अब क्वेश्चन में ये बोल चुका है कि बड़ा वाला जो है अल्फा है, छोटा वाला बीटा है। अल्फा क्या होगा, 2 होगा, अल्फा 3 होगा एंड बीटा क्या हो जाएगा, 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही मेंशन किया हुआ है। अब अल्फा आपका 3 है, बीटा मेरा 2 है, ये दे चुका। तो इसका मतलब रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक रूट्स ये है, एक रूट्स ये क्वेश्चन में दे चुका है ना। ये रूट्स पहले दोनों निकाल लो, जिसका इक्वेशन, इस दोनों का इक्वेशन निकालना है इस दोनों का। तो पहले ये रूट्स निकाल लो है कितना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 2, आपका 11 आ जाएगा ये। एंड अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है 3 प्लस 2 स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 7। और आपको ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका ये दोनों इसका रूट्स हो, ऐसा इक्वेशन चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स जो हो गया, हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम ऑफ रूट्स। इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7 यानी 18। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 77। आपका इक्वेशन का फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यही ना इक्वेशन का फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स बीटा। प्लस पी। याद होगा आपको अच्छे से, इसमें कोई कंफ्यूजन, नो सर। पुट कर दो। देखो और कुछ पूछना चाहते हो, पूछो। सर एक क्वेश्चन है उसमें, मतलब बुक नहीं है मेरे पास, बस क्वेश्चन है, दे बोले क्या। हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन। सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बटा बीटा।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, माइनस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। इसका वैल्यू चाहिए। यस सर। सर इसमें सब देखो आप बोले थे अल्फा बीटा निकाल ले लें, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, -4ab का रूट। हाँ वेरी गुड। तो इसको एक बार सॉल्व कीजिए ना सर, यहाँ पे नहीं पे अटक जा रहा है, यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे पहले तो इक्वेशन इधर ले आओ। यस सर, ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा आया 1 और अल्फा बीटा आया -1। हाँ वेरी गुड, सही किया आपने, है ना। ये माइनस बी बाई ए कर दिए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, ये आ गया। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना, इसका एलसीएम लेते हैं, तो बीटा कट जाएगा तो यहाँ अल्फा क्यू हो जाएगा, एंड इसमें अल्फा कट गया तो बीटा क्यू। आप लोगों को मैंने समझाया था कि इसी ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया रहे, आपको पूरा ब्रेक करके कैसे भी करके इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा लाना, कैसे भी करके। तो नीचे तो आपका अल्फा इंटू बीटा आ चुका है जिसका वैल्यू पता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो इसमें आपको दो जगह ऐसा जगह है जिसका वैल्यू नहीं पता है, ना इसका पता है हम लोगों को, ना इसका। तो इसको तो आप देख चुके हैं ऊपर में कैसे यूज करना है, रूट वो लगा दो, इसमें कन्वर्ट कर देंगे इसके जगह पे, एंड इसके जगह पे क्या यूज करेंगे, इसके जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बताया ए था, प्लस याद है ना। बी, ए माइनस बी। नहीं, ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई माइनस 2ab कट जाएगा, तो यही ना आएगा फाइनली। इसका फॉर्मूला ये होता है, हम्म। तो इसके जगह पर ये पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसके जगह पर प्लस अल्फा बीटा। चलो इसका वैल्यू, अब तो आपको सब चीज का वैल्यू पता ही है, इसमें आराम से पुट कीजिए इसका। इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर 4 इंटू -1, इसका हो जाएगा वही 1 का स्क्वायर, ये -1, और ये भी -1 हो जाएगा, नीचे भी -1, ये हो गया आपका प्लस हो जाएगा, ये 1 + 4, ये 1 प्लस माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये तो +2 -1, ये कट गया, फाइनली क्या आ गया, -2√5 आ गया। हाँ हाँ, यही है सर। ठीक है। ठीक है आयुष, सर। तुम्हारा बना कुछ क्वेश्चन डाउट है क्या। हाँ सर, एक्सरसाइज 2F का क्वेश्चन नंबर 13। 2F का, जिसका भी क्वेश्चन, जिसका ट्राई नहीं भी किया वो भी देखो, जिसका ट्राई कर चुके वो भी देखो। कुछ क्वेश्चन डील कर देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ताकि तुम लोग का पीछे का भी, आप लोग हर चैप्टर को कॉन्टेक्ट से छोड़िएगा। वीक में आप कम से कम हर चैप्टर का, जैसे होता ना आगे बढ़ गए तो पीछे चैप्टर एकदम छोड़ देते हो आप, वो गलती मत करना। इसमें क्या होता है कि जो अब थिंकिंग लेवल अभी आपका डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, वे आपका टूट जाता है। जितना माइंड का थिंकिंग लेवल जितना अच्छा मेंटेन रहता है ना, अगर इसी चैप्टर को अगर आप 1 डेढ़ 2 महीना प्रैक्टिस ही नहीं करो, तो जो प्रैक्टिस आप फ्लो में अभी हो वो फ्लो नहीं आएगा वापस, फिर उसको वापस रिपीट करने के लिए आपको फिर सॉलिड पूरा रिपीट करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि वीकली आप उस क्वेश्चन को 5-10 क्वेश्चन बनाते रहो, या फिर जब भी आप बैठते हो मैथ्स बनाने स्टार्ट करते हो, तो पीछे का चैप्टर का कोई भी 2 क्वेश्चन चूज कर लो एक्सरसाइज का, और उसको बनाओ, ओनली 2 क्वेश्चन बना के फिर आगे बढ़ जाओ। इससे क्या होगा, तुम पीछे का चैप्टर से हमेशा कांटेक्ट में रहोगे, लीव मत करना कभी उस चैप्टर को। तुम कौन सा बोल रहे, एफ का बोल रहे थे क्या, एफ का कौन सा बोल रहे। यस 13। 13। इफ 1 रूट्स जो दिया गया वही क्वेश्चन ना, इफ 1 रूट्स ऑफ द पी 5x स्क्वायर 5 स्क्वायर x यस सर। प्लस 13x प्लस p = 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ,
फाइव स्क्वायर एक्स नहीं होगा, 5x स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, क्वेश्चन ऐसे लिख दिया लेकिन गलत है, ऐसे लिखा हुआ है। बोलता है इसका एक रूट दूसरा रूट का रेसिप्रोकल है, तो ऑब्वियस ये गलत है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि इस क्वाड्रेटिक होने के लिए यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ये होगा। चलो एक क्वेश्चन मान के चल रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका एक रूट जो है दूसरा का रेसिप्रोकल है। तो चलो हम लोग सोच चलते हैं कि अल्फा एक रूट है, तो दूसरा रूट क्या लेंगे हम लोग इस केस में? 1/अल्फा। 1/अल्फा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसमें प्रोडक्ट लेके चलना है। रेसिप्रोकल जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक रूट दूसरा का रेसिप्रोकल है, तो आपके पास दो फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, वो अल्फा इंटू बीटा। हम लोग दो फार्मूला जानते हैं क्वाड्रेटिक में, ये और ये। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे और ये कब अप्लाई करेंगे? तो ये अप्लाई तब करना जब लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि एक रूट दूसरा रूट का रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल के लिए इसको यूज करना। और एक बार कभी कोई क्वेश्चन में देता है, ऐसा भी लिखा रहता है कि वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो उस केस में सम को यूज करना। जब नेगेटिव दिया रहेगा ना, एक रूट दूसरा का नेगेटिव है, तो वैसे केस में आप इसका यूज करना, प्रोडक्ट सम वाले का। तो आइए इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक रूट दूसरा रूट का रेसिप्रोकल है। मतलब ये हो गया कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा कंफर्म होगा 1/अल्फा। तो मैंने क्या बोला, रेसिप्रोकल वाले में इसका यूज करना है। तो चलो इसका यूज करो, अल्फा इंटू बीटा। बीटा मेरा यहाँ पे क्या है, 1/अल्फा है। फॉर्मूला तो यही लगेगा c/a। इस इक्वेशन में c क्या है आपका, p है। a मेरा हो गया 5, b होता है 13, और c क्या हो गया, कांस्टेंट हमको बोलते हैं, हम जानते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल पैटर्न होता है वो तो यही होता है ना। तो कंपेयर करो, a की जगह 5 है, b की जगह 13 है, c की जगह p है। तो फॉर्मूला c/a होता है। c की जगह क्या है, इसमें p लिखेंगे, c/a। अब आप जानते हो कि अल्फा का करिएगा आराम से, यहाँ पे आ गया 1, p = 5। p का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ अच्छे से ये? सर सर हाँ हाँ बोलो। सर पेज नंबर 2.30 का क्वेश्चन नंबर 11। 2.30, यस सर। एक मिनट। अच्छा, ये सॉल्विंग द इक्वेशन बोल रहे हो ना? देखो यस इसमें सर। लिखा हुआ है x प्लस अंडर रूट 12p माइनस एक्स, फिर x माइनस, ये क्वेश्चन सबने ट्राई किया था। क्वेश्चन सर में ये कौन दिया, ये 2.30 है, क्वेश्चन नंबर 11। मतलब क्या एक्सरसाइज है या फिर? ये एडिशनल बैंक का है। अच्छा, बनाए हैं। बना लियो ना, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ सॉल्विंग द इक्वेशन, बताइए इसका रूट्स क्या आएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब दे दिया जाए तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या उसमें कहीं रूट दिख रहा है आप लोगों को? रूट तो नहीं दिख नो रहा है। सर। तो ऐसे केस में ऑप्शन का यूज किया। रूट वाला केस को जो होता है, जिसका आंसर आपका रूट रहता है ना, वो आपका इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करने में कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कहीं कहीं इजी हो जाता है, कहीं कहीं। लेकिन सर मोस्टली जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा नंबर रहता है ना। 13 में वैसे। हाँ आ रहा हूँ, 13 तो डिस्कस किया था मैंने। नहीं सर, ठीक है जैसे मतलब 13 का ऑप्शन है उस तरह से है। हाँ हाँ 13 वाला बोल रहे हो। 13 में कितना रूट दे दिया, अब इसको बिना सॉल्व किए सोचो डायरेक्ट हम ऑप्शन पुट करके बनाए तो बहुत कॉम्प्लिकेशन फंस जाओगे, उलझ के रह जाओगे, कैलकुलेशन ही करते। ऑप्शन से बना रहे हो, पहले तो ऑप्शन तुम कंफर्म नहीं हो, और रूट में कहीं डाल के सॉल्व कर रहे हो तो फंस जाओगे, रूट को ही कैलकुलेट कर देगा। इसीलिए ये बेटर रहेगा कि इसको सॉल्व करके बनाओ। लेकिन जिसमें ऑप्शंस में डायरेक्ट रूट नहीं दिख रहा, आप डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके बनाओ। तो चेक करते हैं, पहला ऑप्शन ए दिया है ओनली 3p, ओनली 3p दिया हुआ है। चलो पुट कर देखते हैं 3p है कि नहीं।
अगर इधर पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो ये आना चाहिए, सिंपल सा बात है, ये टर्म आना चाहिए। पुट करके देखते हैं आता है कि एक्स की जगह 3p पुट कर दिए, थ्री पी प्लस ये कितना हो जाएगा 9p होगा। 9 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट में क्या फंस जाएगा, p फंस जाएगा। इसी तरीका से इसमें भी वही चीज है, फिर 3 कॉमन निकल जाएगा ऊपर नीचे। अब तुम सोच रहे हो सर अभी आंसर आया क्या, अभी भी और सिंप्लीफाई होगा। p दोनों टर्म में है, इसमें भी p दोनों टर्म में है। इसको ऐसे लिख सर सकते हो, देखो तो तो रूट p रूट p इंटू रूट p। हाँ बस वही दिमाग लगाना है। क्वेश्चन का टाइप पर ध्यान देना, टाइप वाइज पढ़ोगे तभी बना पाओगे एग्जाम में। ये नहीं एकदम सिंपल खाली क्वेश्चन कर लेने से कमांड नहीं होता एग्जाम। इजी क्वेश्चन बना लिए पढ़ाई हो गया कंप्लीट, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन को भी कमांड करना सीखो। जैसे इसमें कैसे दिमाग लगा देख रहे हैं ना, रूट पी कॉमन लेके काट दिए, अब आपका देखिए एग्जैक्ट फॉर्म आ गया आंसर। मतलब इसका मतलब है कि 3p तो सॉल्यूशन होगा इसका। 3p किसी और ऑप्शन में है, एक ऑप्शन 3p आपको सिर्फ डी में दिख रहा है। सी तो और सी तो डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि सी में 3p दिया नहीं है और डी में दिया है तो -3p दिया है। ठीक है, तो चलिए मेरे पास बचा क्या अब, -4p डाल के देख लेते हैं। 4p अगर -4p सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका मतलब बेस्ट आंसर होगा बी। अब -4p सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ओनली ए। तो चलो चेक कर लेते हैं डाल के इसमें, -4p डालते हैं यहाँ पर इक्वेशन में, यहाँ लिख देते हैं। माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, और 12p प्लस 4p हो जाएगा 16p। उसी तरह से इसमें भी आ जाएगा 16p है ना, माइनस प्लस तो 12p प्लस 4p 16p हो जाएगा। अब उस रूट से बाहर निकालते हैं इसमें भी, है ना। 16 से बाहर निकल जाएगा 4, रूट से बाहर निकल जाएगा 4 आ जाएगा रूट से बाहर। 4 कॉमन लेके काट दीजिए ऊपर नीचे, इसमें क्या बचेगा, अब इसमें अगर कॉमन निकाल के भी काटिएगा भी तो क्या आएगा, मान लो रूट पी हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ऊपर -√p प्लस 1। ठीक है, इसमें √p हम कॉमन निकाल लेते हैं तो -√p -1 ये कट गया। अभी देख रहे हैं कि ऐसा पैटर्न है, अगर हम माइनस कॉमन लेकर काट भी देंगे ना तो ये आपका टर्म नहीं आने वाला, आएगा क्या यहाँ पे, माइनस कॉमन निकाल देखते हैं क्या आ रहा है। ये चीज ये कट गया, इसके साथ आपका इसका उल्टा रेसिप्रोकल फॉर्म आ गया। देख रहे हो ना कि जस्ट ये उल्टा रेसिप्रोकल फॉर्म आ चुका है। यस सर। तो ये चीज तो नहीं आया ना, मुझे चाहिए चाहिए था ऊपर में प्लस नीचे -1 चाहिए था। माइनस कॉमन लेकर काट भी दिए ऊपर नीचे तो उल्टा आ रहा है, इसका मतलब मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब -4p सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। यस क्लियर सर। हुआ सबको अच्छे से, देख लो। और सर हाँ बोलो। सर ये जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन बना रहे थे ना सर, हम्म। तो उसमें सर रोज और कॉलम में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो आ रहा है उसमें चलते में आ रहा है इसमें, ये भी डिस्कस पढ़ाएगा, ये डिस्कस ज़्यादा किए नहीं ना उसमें, ये करना बाकी है। सर एक्सरसाइज का 19 और 20। एक्सरसाइज का 19 20 किसका बात कर रही हो,
सर इक्वेशन चैप्टर का 90-20 क्वेश्चन बैंक। एडिशन क्वेश्चन बैंक का। यस सर। सर पावर वाला मैथ कैसे बनेगा? एकदम वो बनता ही नहीं है पावर वाला। बड़ा पावर देके बन जाएगा। ये सब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन आप लोग एग्जाम में आएगा नहीं। इसको थोड़ा सा हल्का सा कर लेते इसलिए कि ताकि मान लो रिस्क लेना नहीं चाहिए। एग्जाम में क्या आ सकता है, ज्यादा ऐसा टफ देता नहीं इसलिए क्योंकि आप लोग का स्पीड फैक्टर होता है ज्यादा। कंपटीशन स्पीड का है, कितना आपको याद है वो इम्पोर्टेंट करता है और कितना ज्यादा आप कर सकते हो स्पीड से। क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन जब वो देगा ना, 100 क्वेश्चन देगा तो बच सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, पास करना मुश्किल हो जाएगा सर। तो ये कैलकुलेट बहुत लेनी चल जाएगा, हर क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर नंबर। चलो देखो दिखाता हूँ 19 नंबर। प्रीत तुम्हारा क्या डाउट था? नहीं सर, क्या बोल रहे हो? हो गया सर। हो गया। ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना लेनी तो नहीं आने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ डिस्कस कर देता हूँ तुम लोग। थोड़ा सा पेशेंस रखना मैथमेटिक्स में, हल्का सा ये नहीं कि जहाँ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा, समझ नहीं आ रहा तो लीव कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं, ऐसा मत सोचो। कॉन्सेंट्रेशन से सोचने की कोशिश करो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। जब चीज क्लियर नहीं हो तो मेरे साथ डिस्कस करो। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर से जितना डिस्कस करके पढ़ोगे उतना तुम्हारा कमांड मैथ्स में होता जाएगा। इतना आसान नहीं होगा कि एक क्वेश्चन बता दिए तो दूसरा क्वेश्चन तो बन जाएगा। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है मैथमेटिक्स में, यही इसीलिए मैथमेटिक्स से बच्चे को डिफिकल्ट होता लगता है। तुम सोच बहुत देर तक बच्चे को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगता है, तो इसके पीछे रीजन बस यही है कि आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ लोगे ना, उसके बाद भी उससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, इसका कोई रेंज नहीं है। तुम्हें जितना पढ़े हो ना, इससे भी एक से एक लेवल क्वेश्चन आता है। लेकिन हम लोग का क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग लेवल होता है, तो हम लोग उस सिलेबस के हिसाब से जो बुक में है उसको उतना लेवल कम से कम कर लेते हैं। इतना करने के बाद तुम लोग का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा क्वेश्चन का वैरायटी आपका मान सकते हैं। तो जानता है ये सब क्या होगा कल तुम लोग का, तुम जब एग्जाम पेपर में बैठे हो देखोगे तो लगेगा हाँ सारा क्वेश्चन देखा हुआ टाइप है, या जो बनाया है उसी पैटर्न का क्वेश्चन। अब मैटर करेगा कि आप उसको कितना याद रखते हो, कितना याद रहेगा तो स्पीड से बनाओगे, याद नहीं रखोगे वहां दिमाग लगाने का टाइम नहीं मिलेगा आपके पास। आप दिमाग से बना सकते हो लेकिन घर में फ्री होकर, लेकिन उस प्रेशर में उतना दिमाग लगा कर बनाने का मतलब है टाइम को किल करना होगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो दिमाग पैनिक हो जाएगा, तो क्वेश्चन नहीं बनाओगे, एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े रहोगे, अब 15-20 मिनट लग जाए एक ही क्वेश्चन में आपका, तो ऑब्वियस आप ऐसे एग्जॉस्टेड हो जाओगे, फिर लगेगा फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए लेंदी क्वेश्चन के पीछे पेरेंट्स सॉल्व नहीं करना। एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन देता भी नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हो सकता दे दे, तो आप उस लेंदी क्वेश्चन के पीछे भागो ना, जो शॉर्ट टाइम में बन सकता है उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना, इस तरह से स्मार्टली करना होता है। अब देखो इस क्वेश्चन जितना लेंदी तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें अगर ऐसे तुम बनाओगे तो सोचोगे बाप रे बाप कितना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व भी करते रह जाएंगे सब। देखिए इसको देखो कैसे करो, हर इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है रूट के अंदर प्लस, रूट के अंदर फिर इक्वल टू देख रूट में दे दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी देंगे इसका अंदर का कुछ जो पार्ट आप देख रहे हो रूट के अंदर वो फैक्टराइज होगा, वो सेट रहता है क्वेश्चन का टाइप। ये एक टाइप है क्वेश्चन का, ये एक टाइप का है जो अच्छा क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि ये आपको करना क्या है, अंदर वाले को सब में स्प्लिट करना है। चलो फैक्टराइज करो इसको, इसको आप ब्रेक कर सकते हो वैसा 7y माइनस 3y 21 को। जो समझ में नहीं आएगा स्टेप वो मैं पूछ लेना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं। 4y को ब्रेक कर सकते हैं 7 3। सर थोड़ा आवाज धीमा आ रहा है सर। आवाज धीमा आ रहा है, 7 कहाँ से आया सर? देखो हाँ यस बता सर। देता हूँ। जैसे y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं हम लोग, पहले इसको हम रफली सब दिखा दे रहे हैं, देख लो। 1 है तो 1 को पहले क्या करते हैं 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम जानते हैं। 21 आया, 21 को दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है। तुम 21 को फैक्टराइज करोगे दो टर्म में तो क्या क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो 1 इंटू 21 तो भी 21 आएगा, दूसरा तरीका है 3 इंटू 7, यही तरीका है कि नहीं।
अब ये और कोई तरीका है फैक्टराइज करके लिखने का, बताओ 21 को 1 इंटू sir. 20, और कोई तरीका तो नहीं है। अब तुम 7 इंटू 3 बोलोगे तो बात एक ही है, वो अलग नहीं हुआ। तो इसमें ये देखना होता है कि किसका प्रोडक्ट आपका सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके, किसका सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके आपका मिडिल टर्म आ जाएगा। जरा सोचिए, इसको आप 1 और 21 को जोड़ो या घटाओ, आपका बीच का 4 नहीं सर आएगा। आवाज कम हो गया सर, क्या हुआ? आवाज कम हो गया सर, अभी थोड़ी देर पहले ठीक आ रहा था। अच्छा, कम हो गया, ठीक हो गया, ठीक अभी आ हाँ रहा है, देखो तो। हाँ अब ठीक है। एक्चुअली माइक पकड़ना पड़ता है, ओह एक एक हाथ बिजी हो जाता है इसी में। और 3 और 7 जो है, 3 और 7 इस दोनों का डिफरेंस जो है आपका 4 आ रहा है, इसीलिए इसको लिए मैंने 7 और 3। देखो यहाँ लिखा ना 7 3, तो 7 में 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 7y माइनस 3y किया ताकि 4y आ जाए। ठीक है, अच्छा उसी तरह से इसको स्प्लिट ऑफ करेंगे तो क्या आएगा बताओ। इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो 6 को तोड़ोगे, क्या तोड़ सकते हो 6 को? वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y। हाँ वेरी गुड, मतलब 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, है ना। इसको लिखते हैं -3y प्लस 2y। एंड इसी तरह से इसका स्प्लिटिंग करो, ये जो पार्ट है आपका, ये 6y स्क्वायर है, इसको 39, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 6 को 39 के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आएगा रियल फिर उसको स्प्लिट करके 5 लाना। चलो देखते हैं 39 इंटू 6, इस दोनों को, जिसको समझ में नहीं आएगा स्प्लिटिंग वो मुझे पूछ लेना, मेरे टर्म स्प्लिटिंग ही कर रहे हैं नॉर्मली। 6 इंटू 39, अब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 13, इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3। मुझे तो 5 चाहिए ना, 5 मिडिल में, तो 5 कैसे आएगा जरा चेक करो। 3 3 9, 9 2 18, 18 और 13 का डिफरेंस 5 होता है यस सर। है ना। तो हम 18 और 13 ले लेंगे यहाँ पर, तो 18y प्लस 13y, देख लो। जैसे तुम लोग को एक चीज देख लेना कि तुम लोग का ग्रुप में अगर कुछ बच्चों का ऐसा भी लगता हो कि मैथ्स मतलब बहुत बेसिक से समझना है चाहते हो, बहुत बच्चे का ऐसा भी है कि वो हमको बहुत बेसिक से समझना है, तो मेरे को बताना क्लास के बाद कि ये सब इस तरह से समझ में नहीं आता है, मुझे पूरा बेसिक से चाहिए, तो मुझे क्लास के बाद इन्फॉर्मेशन देना तुम लोग किसको किसको ऐसा पढ़ना है, काफी बेसिक से पढ़ना हो। जैसे ये होता है ना, ये सब चीज जो है एक्चुअली 9th में पढ़ाया जाता है, मिडिल स्प्लिटिंग। यहाँ पर उस चीज को हम उतना प्रेशर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसको ज्यादा सिखाने के चक्कर में रहेंगे तो फिर जो चीज पढ़ाना चाहते हैं वो चीज छूट जाएगा, लेकिन समझाएंगे जरूर एक बार उस चीज को। अगर फिर भी होता है कोई बच्चे को कि एक ही चीज को समझाते हैं जब, तो एक बार में कमांड नहीं हुआ, उसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस चाहिए, तो वो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे देना क्लास के बाद। अच्छा ठीक है, तो मुझे सब क्लास के बाद से बताते जाना किसको किसको ऐसा पढ़ाई करना है। जैसे मैं ये सोच चल रहा हूँ तुम लोगों को कि अभी 9 का 10 का चीज क्लियर है, उस बेसिस पढ़ा रहा हूँ। अगर मान लो जिसको पूरा बेसिक से ही स्टडी करना है तो उसके लिए ग्रुप को अलग करना पड़ेगा, तभी होगा स्टडी प्रॉपर। ऐसा नहीं कि तुम लोग को बच्चे, कोई बच्चे का ऐसा बेसिक स्ट्रांग रहता है, किसी बच्चे का बेसिक पूरा बेसिक से देखना है तो इसमें डिफिकल्टी होगा बैच के साथ, तो अलग कर लेंगे ताकि दोनों बच्चे को किसी दोनों तरह डिफिकल्टी ना हो। जिसको बेसिक से पढ़ना चाहते हो पूरा बेसिक से ही देखो, एक एक चीज थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। 9 का हो या 8 क्लास का भी चीज हो तो एक एक चीज समझाएं। अब किसी को ज्यादा जरूरत पड़ता है वही कुछ, बहुत बच्चे क्या होता है बोर फील करने लगते हैं तो एकदम बेसिक से पढ़ा रहे एकदम इजी क्वेश्चन। तो तुम लोग जैसा ग्रुपिंग रहेगा वो हम देखना चाहते हैं किसका क्या क्या है। जब तक तुम लोग बताओगे नहीं मुझे पता चलेगा ही नहीं, इसीलिए मुझे क्लियर बता देना आफ्टर क्लास के बाद कि सर मुझे बेसिक से ही समझना है, एक एक चीज छोटा छोटा पॉइंट को समझना है। और किसी को बेसिक क्लियर है तो इस क्लास में कंटिन्यू रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो देखो, तो मैं इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 39 है। कैसे मैंने स्प्लिट करता हूँ, मेरी टर्म स्प्लिटिंग करने का तरीका देखो। चैप्टर इंडेक्स और वो जो है वो पढ़ाइएगा क्या सर? हाँ वो तो करवाई,
जो पीछे इससे छूट पहले गया जिस वाला बच्चे का, चैप्टर लिखा। तुम्हारा टॉपिक छूट गया है क्या चैप्टर वो? आज हम मतलब आप तो इक्वेशन से ही ना आए हैं, तो अच्छा इससे ठीक है, पहले वाला। ठीक है तो करवा दूंगा, करवा ही रहा हूँ ऐसे, 2 बच्चे का छूटा हुआ था तो करवा ही रहा हूँ, उसमें तुम ज्वाइन कर लेना। जैसे 6y² माइनस 5y माइनस 39 है, तो करना क्या होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए कि y² जो कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक का पहले वाला टर्म, उसको कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। 6 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? कांस्टेंट के साथ जिसमें y नहीं है, मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई जल्द सॉल्व मत कर दो, ये नहीं कि बहुत बच्चे क्या मल्टीप्लाई करने बोलेंगे तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करके लिख देता है, वो नहीं काम करो, क्योंकि हमको फाइनली ब्रेक ही करना है उसको, खाली मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो, ये सोचो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको भी स्प्लिट करो तो 39 जो है 13 का टेबल में आता ही है, तो 30 इंटू 3 और 6 को तोड़ दिए 2 इंटू 3, ये पूरा स्प्लिट हो गया। अब इसमें 2 पार्ट में इसको कन्वर्ट करना होता है। जैसे इस तीनों का 4 टर्म दिख रहा है मुझे, तो मैंने एक 13 रखा, तो बाकी मैंने क्या किया 3 2 9 और 2 18, एक ये ले लिया। हो सकता है तुम बाई दी वे ये भी तो कर सकते हो, कोई बच्चा ऐसा ले लेगा कि 13 2 26 और 3 3 9, क्या इस दोनों का डिफरेंस 5 आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए मैंने ऐसे नहीं लिया। तुमको इस जो 4 टर्म तुम्हें दिख रहा है इसको 2 पार्ट में इस तरीका से तोड़ना है ताकि उसका सम या डिफरेंस करके मिडिल टर्म आना चाहिए। तो मैंने इसीलिए 13 लिया और दूसरा टर्म लिया आपका 18, क्योंकि 3 3 9 2 18, तो 18 और 13 का डिफरेंस आपका 5 भी आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करने से वही रिजल्ट मिलेगा जो आपका रिजल्ट ये दे रहा है 39/6। आपका मिडिल टर्म जो स्प्लिट जो करते हो ना, वो इस तरीके से स्प्लिट होना चाहिए कि उस दोनों का प्रोडक्ट वापस इसके बराबर ही आना चाहिए, तभी आपका सही होगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 2 लिए थे ना, 3 2, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो 3 इंटू 2 6 आ रहा है, 6 है कि नहीं है, 1 इंटू 6 यहाँ पर, यहाँ भी वही चीज देखो 1 इंटू 21 आना है, और इस दोनों का प्रोडक्ट करके देखो 21 आ रहा है, इसका भी 3 इंटू 7 इंटू 3 21, ये इस तरीके से ही लिया जाता है। तो चलो यहाँ पर मैंने ब्रेक कर दिया इस पार्ट को, अब आइए सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। इसमें से अगर फैक्टराइज करोगे तो कॉमन क्या निकलेगा, देखो y कॉमन निकल जाएगा तो y प्लस 7, इस दोनों से कॉमन निकल जाएगा -3, इसमें आइए, इसमें क्या हो जाएगा, इस दोनों टर्म से क्या कॉमन निकलेगा y² -3y, y कॉमन निकाल लेंगे, y -3, इस दोनों से कॉमन निकल जाएगा आपका 2, तो y -3, इसमें देखो इसमें क्या कॉमन निकलेगा 6y कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा y -3 एंड इसमें से कॉमन निकल जाएगा 13 आप। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक देख लो। कि इस दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, y प्लस 7 निकलेगा और इसमें y -3 यहाँ आ गया, प्लस इसमें देखो इसमें भी कॉमन निकल जाएगा आपका y -3 y प्लस 2, और इधर क्या बचेगा आपका y -3 कॉमन निकल जाएगा 6 y प्लस 13, पूरा फैक्टराइज हो गया। इस दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हो, इस दोनों टर्म से √y -3, देखो सब साइड है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है दोनों साइड, तो आप √y -3 को कॉमन निकाल सकते हो इसमें से या इसमें से। इसमें बचेगा क्या √y प्लस 7, इसमें बचेगा √y प्लस 2, इसमें ये बचा और इसमें ये बचा, क्योंकि y -3 का जो रूट ओवर था मैंने बाहर निकाल दिया। एंड राइट में क्या बचेगा आपका, इसको भी हम तोड़ देते हैं अलग अलग करके, इस तरीके से रूट को सेपरेट किया जा सकता है। अगर रूट ए बी रहेगा ना, √AB, तो इसको हम √a इंटू √b लिख सकते हैं।
तो उसी बेसिस पे मैंने इसको दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर तुम सोच रहे हो सर इसको काट देंगे क्या? काटेंगे नहीं, मैंने बताया था जिसका वैल्यू निकालना होता है दोनों साइड अगर कटेगा भी तो काटना नहीं। याद होगा आप लोगों को पीछे समझाएं बात, जिसका वैल्यू निकलता है बोथ साइड, जिसका वैल्यू निकाल रहे हो आप और दोनों साइड कट भी रहा है तो काटना नहीं है। उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको टर्म को लेफ्ट में ले आना, वो टर्म को लेफ्ट में ले आना, इक्वल टू 0 कर। आप जब इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा टर्म, राइट में क्या बचेगा 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट कॉमन निकालना है। बचेगा क्या, लिखते जा रहा हूँ मैं साथ साथ। ये बचेगा टर्म, ये बचेगा, ये कॉमन निकाल दिए हैं तो यहाँ पे बचेगा माइनस इक्वल टू 0। देख लो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ इस दोनों का प्रोडक्ट जो 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इस तरह से ही सॉल्व किया जाता है। इस यस सर। दोनों का प्रोडक्ट जो 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा तो ये 0 होगा। ये 0 होगा तो देखो, तो मैं नेक्स्ट लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। एक बार ये हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका दूसरा ये। तो एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा। ये जब 0 हो गया तो इसका स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दीजिए आप। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3। पहला एक पार्ट आ गया आंसर। हम मान लिए कि हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे ना, हाँ 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 दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसीलिए हाँ। लिखा नहीं मैंने। हम्म। और जिसमें 3 टर्म हो, तीनों रूट में हो, पता है इसको सॉल्व कैसे करना? इसमें आपको करना क्या, अब देखिए ध्यान से, कि पहले जो सिचुएशन था उसको मैं राइट में ले आ रहा हूँ। पहले जो सिचुएशन था, पहले मतलब स्टार्टिंग जो क्वेश्चन था, ये कितना बड़ा था ये, इसको सिंपलीफाई, जैसा पैटर्न ये है वैसा ही पैटर्न यहाँ भी है, लेकिन ये इक्वेशन सिंपल है उसके कंपेयर, क्योंकि स्क्वायर का टर्म पूरा अंदर से हट चुका है। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको अब स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। अगर वो डायरेक्ट उस पर अप्लाई करते तो भी बन जाता, लेकिन वो एक्सप्रेशन बहुत लेंदी हो जाता, बड़ा बड़ा हो जाता। इसमें क्या है कि स्क्वायरिंग में अगर कर देते हैं दोनों साइड तो उतना लेंदी नहीं होगा जितना पहले होता। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और राइट में क्या बचेगा, जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर कर रहे हो तो रूट हट जाएगा, है ना। खाली रूट पे स्क्वायर रहेगा तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। देखिए इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 टर्म के फॉर्म है ना, 1 प्लस 2, जो 2 टर्म है यहाँ पे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन याद रखना, जब भी रूट का टर्म इस तरह से मिले आपको पैटर्न, ध्यान दो, टाइप को देखा करो। मैथमेटिक्स का न्यू टाइप जब देखते हो ना तो उस पर ऑब्जर्व किया करो कि इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। ये सब पॉइंट को पकड़ के रखोगे ना तो तुमको नहीं फंसोगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन का फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। अगर तुम्हें मान लो तुम्हें इसी जगह फंस जाओगे कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, बहुत बच्चे का स्क्वायरिंग रूट देख के डर जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना पड़ता है। स्क्वायरिंग करने के बाद धीरे धीरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाता है, सिंपल इक्वेशन। तो y प्लस 7 है ना, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका भी हो गया। इसका जगह इधर नहीं, इधर लिख देते, इसका लिख दिया यहाँ पर, इसका रूट, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा y प्लस 2, लेकिन ये वाला टर्म जो है आपका है वो रूट में ही रहेगा।
राइट में क्या था आपका, राइट में ये था, एलएचएस में ये पार्ट था यहाँ तक, राइट में ये था इक्वल टू के बाद। अब देखो यहाँ पर जिसमें रूट, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट नहीं है, ये तो रूट वाला पार्ट है, तो रूट वाला को लेफ्ट में रखिए, बाकी सारे टर्म को राइट में ले जाइए। है ना, ये y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y होगा, उधर लेके -2y कर दिए। 7 + 2 क्या होगा, 9 होगा, उधर लेके -9। अब क्या बचा देखिए, 6y में 2y घटेगा तो 4y, 9 में 3 घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, y आपका 9 जो है माइनस में है, 3 प्लस में प्लस माइनस माइनस, -6। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे अगेन, लेकिन पहले 2 कॉमन लेकर काट दो, 2 कट सकता है कॉमन लेकर, 2 कॉमन लेकर पहले काट दो, उसके बाद स्क्वायरिंग करना। तो जब तक रूट हटेगा नहीं सॉल्व होगा नहीं। अब दोनों है 2 काट दिए कॉमन लेके, इधर का 2 कॉमन निकाले और काट दिए। अब स्क्वायरिंग कीजिए आप, स्क्वायरिंग जैसे ही कीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो रूट स्क्वायर देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका रूट ए और रूट बी है, उस पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जैसे दोनों पे जाएगा ना, तो ये बन जाएगा ए और ये बी बन जाएगा, मतलब रूट हट जाता है। तो स्क्वायरिंग करने से इसका रूट हट जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2y का स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर आएगा, प्लस b स्क्वायर -2ab, 2ab है ना, 2ab। इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए आप, y स्क्वायर 2y 7y प्लस 14। अब जाके ये सिंपली होने वाला है, 3 2 6, 6 2 12। अब सारा टर्म को राइट में ले जाइए, हो गया सॉल्व। अब खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, 4y स्क्वायर में y स्क्वायर घटेगा जाकर, 3y स्क्वायर होगा। हाँ बन जाएगा सर। देख रहे हो ना आप कितना सिंपल हो गया, ये आएगा तो -9y, इधर हो जाएगा आपका ये, तो 9 में ये 14 आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर ये कितना हो गया आपका 21y, और ये आपका हो जाएगा आपका -5। ये इक्वेशन आ गया। क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा क्या, देखो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा इसमें, तुमको अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख लीजिए चेक करके, नहीं हो रहा, तो अगर नहीं होगा तो करना क्या है, आपको फॉर्मूला लगा देना, यस सर, quadratic एक्स वाला। का हाँ, एक्स इक्वल। समझ आ गया अच्छे से ये यस कैसे सर। सिंप्लीफिकेशन करना होता है इस टाइप का क्वेश्चन को, इस टाइप को तो ध्यान दीजिएगा। सर बहुत ज्यादा टाइम लगा, बना भी नहीं। वहाँ तो वो ऐसे लेने की चाहिए, इसीलिए इस टाइप क्वेश्चन स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना लेने तो नहीं आएगा, टेंशन मत लो आप लोग। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस टाइप को पहचानो कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। रूट का टाइप आ जाए तो सीखना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए सर। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो डाउट है तुम लोग का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ा भी लेते हैं, ठीक है, इस तरह डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चन भी, और तुम लोग का चैप्टर भी आगे बढ़ता रहे। अगर सारा डिस्कस ही करते रहे तो क्वेश्चन आगे बढ़ नहीं पाओगे। मैथ पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे तुम लोग, प्रीवियस क्लास में मैट्रिक्स का खाली टाइप पढ़ाए थे ना तुम लोग, टाइप्स। आइए आज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का क्या मतलब, दो मैट्रिक्स तुमको जब दिया जाएगा, मान लो 1 3 4 -1 6 7, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स मान लो, दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो एडिशन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, इसका ऑर्डर देखा करो,
ऑर्डर क्या है इसका, दो देखो, R1 R2 दो रो है आपका, देखो तो दो रो, और कॉलम 3 है। ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, ये पहला पार्ट। दूसरा का ऑर्डर क्या है, इसका भी दो रो है, 3 कॉलम, 2/3। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3। दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल। अदरवाइज अगर ये 2/3 ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का है, आप ऐड नहीं कर सकते। ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद ही आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते। और ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो। अगर उसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो कौन किसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग -1 है। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन हो गया, 4। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1। तो कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करते आना, ऐड करते चलो। 1 और -1 को ऐड करेंगे, कितना आंसर आएगा, 0। 3 + 4 7, 4 + -1 3, -1 + 3 2, 6 + -1 5, 7 + 4 11। ऐड हो गया, बस ये एडिशन यही है, इतना सिंपल है। लेकिन इसका ऑर्डर देखो तो क्या है, ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम ही है। तुमने क्या नोटिस किया कि दो मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स में आपका ये मैट्रिक्स अलग है, ये मैट्रिक्स अलग है, यही मैट्रिक्स अलग है। इसका कोई भी एलिमेंट देखो सेम नहीं है। इसका ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ना ये दोनों आपस में इक्वल है, ना ये दोनों आपस में। मैंने बताया था दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब डिट्टो कॉपी होता है, सेम सेम। एक भी एलिमेंट अगर अलग है तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं बोलेंगे। यहाँ तो हर एलिमेंट, बहुत मोस्टली एलिमेंट का फॉर्म अलग अलग ही है, तो कोई भी मैट्रिक्स एक दूसरे से सेम नहीं मैच कर रहा। लेकिन ऑर्डर सबका सेम है, जिसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर इसका है, उसका भी ऑर्डर वही है। मतलब अगर आप ए मैट्रिक्स को बी के साथ ऐड करते हो, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा आप उल्टा करके भी ऐड कीजिएगा ना, वही आएगा। अगर हम इसको पहले लिख लें, इसको बाद में कर दें और ऐड करोगे तो आंसर यही आएगा, क्योंकि एडिशन जानते ही हो, 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, आंसर सेम आता है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव नेचर। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर a + b करो, b + उल्टा करके करो तो भी बराबर ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। इस लॉ को कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन से में आ गया वो अच्छे से आप लोगों को। एडिशन में ये भी क्लियर हो गया अच्छे से कि एडिशन करने से न्यू मैट्रिक्स बनता है जिसका ऑर्डर वही रहता है जो लोग का ऑर्डर आपका ऑर्डर था। अच्छा, उसी तरीका से मान लो हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, तो सब्ट्रैक्शन भी वही है। अगर ए में अगर आप बी को सब्ट्रैक्ट कर, a - b कर दो, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को खाली घटाना है, बस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि a + -b, एक ही बात ना हुआ, इनडायरेक्टली ये प्लस माइनस माइनस ही तो बन जाएगा। तो ए में अगर हम बोलेंगे कि नेगेटिव ऑफ बी जोड़ो, ए में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, -b, तो इनडायरेक्टली वो a - b ही हो रहा है। तो a - b कीजिए, चाहे a में प्लस करके क्या जोड़ने बोल रहे हैं, -b जोड़ने बोल रहे हैं, तो वही में नहीं हुआ। जैसे मान लो यही दो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ दूसरा कोई। बोलेंगे इसमें घटाओ, ये घटाना तो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेगा, -1 -1। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन लगे तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो कि पहले आप इस माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस ये मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, जैसे माइनस मल्टीप्लाई हो तो अंदर प्लस हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 1 -4 -8 -5 -6 -7। और आपको एडिशन करना है, तो वही हुआ, ये a हुआ, ये -b हो गया। सर बीच में प्लस कहाँ से आ गया सर? जब माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कर दिए अंदर में, तो प्लस ना बन जाएगा। माइनस तो प्लस हो गया, तो फिर ये सब माइनस में कैसे चेंज हो गया सर?
देखो ये जो माइनस है, मैं क्वेश्चन ये था, ठीक है, मैंने इस माइनस को क्या किया, मैंने अंदर डाल दिया। तो ये माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस में बन जाएगा। -1 को हम अंदर डाल दिए, यहाँ प्लस नहीं हाँ बनेगा। हाँ यस सर। वही किए हैं, मैं ओके सर। -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात हुआ। अब इसको क्या है कि जैसे एडिशन करना थोड़ा कन्वीनियंट रहता है बच्चे को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि माइनस भी दिया रहे तो आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो और एडिशन कर दो, वही बात हुआ। अब जैसे -1 में हम 1 बोलेंगे, ऐड करो, 0 हो जाएगा। 3 प्लस -4 कितना हो जाएगा, -1, इस दोनों को करो, -4, 5 प्लस -5 0, 0 प्लस -6, -6, 1 प्लस -7, -6 और डायरेक्ट आप कर सकते हो, कर देखो, -1 में -1 घटाओगे, सेम सेम जब भी घटेगा तो 0 ही तो आंसर आएगा। 5 में 5 घटाओगे 0 ही तो आएगा। 0 में 6 घटाएंगे तो -6 ही तो आएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो कोई तरीका आपको दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट घटा दीजिए या आप साइन को पहले अंदर डाल दीजिए उसके बाद जोड़ दीजिए, एक ही बात। देखो एक बात समझो, नंबर हम समझाते हैं। 3 में बोलेंगे -2 करो, डायरेक्ट आंसर बनाया। हम बोले नहीं, तुम 3 में -2 जोड़ के बताओ, 3 में -2 जोड़ के बताओ, तभी कितना सेम आंसर आएगा? आंसर आएगा सर। तो आंसर सेम ही आएगा ना, वही है, खाली बोलने का तरीका अलग हो गया, लेकिन आंसर तो एक ही आएगा। तो वही सेंस है। चलो, सब्ट्रैक्ट करने समय भी यही ध्यान देना है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। जिस तरह से एडिशन में आपका दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। पॉइंट क्लियर अच्छे से ये, ठीक है। लेकिन न्यू मैट्रिक्स जो आएगा, जैसे ये 2/3 ऑर्डर का था, ये 2/3 ऑर्डर का था, तो न्यू मैट्रिक्स भी जो आएगा वो 2/3 ही ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। जसमीत, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो। इसके बाद हम लोगों को टॉपिक जो पढ़ना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो गया, और हम लोग को स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या। स्केलर का मतलब कांस्टेंट नंबर। स्केलर मींस कांस्टेंट नंबर। जैसे देखो, मैं ले लेता हूँ, मान लो मैट्रिक्स 3 -1 4 1 0 -5 1 6 -1 5, ठीक है। मैं बोलूंगा कि इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आगे मैट्रिक्स के आगे नंबर लिख दिया 5। 5 क्या है? स्केलर नंबर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, मतलब बाहर में एक नंबर है, उससे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 5 से सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 -5 5 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू -5 -25 5, ये 30 हो गया, ये -5 हो गया, ये हो गया आपका 25। क्लियर हो गया? अच्छे से देख लो। मतलब जो भी नंबर तुमको दिया जाएगा बाहर में, उस सारे एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना, एवरी एलिमेंट के साथ, तो उसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी को कोई कंफ्यूजन में नो सर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में? देख लो, आलोक। नो सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल चीज था, टफ नहीं है, लेकिन नाम जरूर याद रखना चाहिए। हाँ बोलो। सर यहाँ पर हम लोग 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए? वो कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, अगर 2 दिया रहे 3 दिया रहे, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम तुमको खाली ये समझा रहे हैं कि करना क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो भी नंबर तुमको दिया जाएगा सबके साथ मल्टीप्लाई करना, समझे बात? ये कहने का मतलब, जैसे मान लो इस मैट्रिक्स का नाम हम दे देते हैं ए। मान लो ए तुमको क्वेश्चन में दे देगा मैट्रिक्स में पूरा,
बोलेगा 5A बताइए या 2A बताइए। 2A बताने का मतलब है इस 2 से सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। ये इसका मतलब हुआ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ। क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे तो वहां से लिखा रहेगा कि ए मान लो तुम मैट्रिक्स दे दिए, अब बोले 2A बताओ, तब क्या करोगे, सारा एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। लेकिन हम मुझे तो पता तो होना चाहिए कि है क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। तो बस किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर, दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद तुमको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम लोग मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चा इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। धीरे धीरे ध्यान से देखना, टफ नहीं है, बहुत ईजी है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो और कैसे मल्टीप्लाई करते वो भी समझा लो। जैसे मान लो दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। मुझे क्या देखना है मल्टीप्लाई करते समय कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आगे जो मैट्रिक्स है पहले जो मैट्रिक्स रहेगा ये बाद में। तो पहला वाला का नंबर ऑफ कॉलम को चेक करना, पहला वाला का नंबर ऑफ कॉलम देख लेना कितना है, वो बराबर होना चाहिए सेकेंड वाला का नंबर ऑफ रो के साथ, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल। जैसे एग्जांपल देखो, देखो यहाँ इसका ये देखिए ये मैट्रिक्स ये है, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ऐसे लिखना है ये मल्टीप्लाई विथ ये। तो इसको मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करेंगे ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है कि दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो देखेंगे पहला वाला का क्या देखना है, आगे वाला का नंबर ऑफ कॉलम देखना है, कितना कॉलम है इसका, 2 कॉलम है। 2 से और सेकेंड वाला का क्या है, रो कितना है, 2 है। 2। बस नंबर ऑफ कॉलम आगे वाला का पीछे वाला का नंबर ऑफ रो के साथ बराबर है। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से। ये पहला चेक करना है। अगर मान लो सपोज करो मैं क्वेश्चन में एक रो और दे देता, अब बोलते इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको डायरेक्टली देना है कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल। देखिए एक रो देते तब, देखिए यहाँ तो पॉसिबल है, तो जितना कॉलम है उतना रो मैंने दिया है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो, आपको एकदम याद रखना 7 7 की तरह चलना है। 7 ऐसे लिखते हो, मतलब आगे वाला मैट्रिक्स में आगे हॉरिजॉन्टल मूव करना है, सेकेंड वाला मैट्रिक्स में वर्टिकल मूव करना, ठीक है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखना। पहला हम पहला रो को R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 के साथ, फिर पहला रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहला रो को थर्ड कॉलम के साथ। कैसे होता है देखो, 1 इंटू -1 प्लस प्लस साइन देते जाना है, आगे बढ़ रहे हैं तो इसका नीचे उतरना है, इसमें हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ना है, इसका वर्टिकली नीचे आना। 1 इंटू -1 हो चुका है तो प्लस देके फिर 2 इंटू 2 होगा। आगे तो एलिमेंट है नहीं, ये स्टॉप हो जाएगा। चलो इसके बाद अब इसका इसके साथ तो हो गया, अब इसका इसके साथ करेंगे। 1 इंटू 2 प्लस, फिर आगे बढ़े इसमें तो इसका नीचे आ जाएंगे 2 इंटू -2, बीच में गैप देकर लिखना। फिर तीसरा इसमें आओ, 1 इंटू 1 प्लस देके 2 इंटू 5, मतलब इसमें आगे बढ़ रहे हैं, इसमें नीचे आ रहा है। पहला उसका पहला साथ हुआ, इसका इसके साथ। ये आपका फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ हो गया। अब आगे आते हैं, अब नीचे आ रहा है नीचे, ठीक है। पहला रो हो गया, सेकेंड रो का, सेकेंड रो का भी तीनों कॉलम के साथ करना है। जैसे मैंने फर्स्ट रो का तीनों के साथ किया, यहाँ पर लिख दिया, उसी तरह सेकेंड रो का भी
तीनों कॉलम के साथ करना। 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2 हो गया। इसका इसके साथ किया मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ। फिर देखो 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1। ठीक है, ध्यान से देखना। 3 को -1 के साथ किए, -1 कि आगे बढ़े तो नीचे उतरना है। इसमें आगे बढ़ रहे हैं, इसका नीचे आते जाना। तो -1 इंटू 2 हो गया कंप्लीट। अब ये कंप्लीट हो गया, फिर आगे फिर इसके साथ करना। 3 इंटू 2 प्लस आगे बढ़े, इसका नीचे आए, -1 इंटू -1। अब उसी तरह इसका भी कंप्लीट हो गया। अब इसका इसके साथ करेंगे। 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 5, -1 इंटू 5। ये हो गया आपका तीनों कॉलम के साथ। अब थर्ड रो बचा हुआ है। अब थर्ड रो का करेंगे तीनों कॉलम। तो इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है क्या? करना है, सॉल्व करना है, वो भी करेंगे। पहले मल्टीप्लाई का फॉर्म में लिख ले रहे हैं ताकि कैसे भी है, उसके बाद हम लास्ट सॉल्व तो करेंगे ही। सॉल्व करना है इसको। 0 इंटू -1 प्लस 2, जिससे आगे बढ़ रहे हैं इसका नीचे आ रहा है, ये ध्यान देना है। हमेशा हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, इसमें नीचे की तरफ में आते हैं। 0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। ये इसका भी इसी तरीके से होगा। 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5। अब जाके ये कंप्लीट, क्योंकि नीचे रो जितना लास्ट था नीचे तक आ गए। अब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको खाली सॉल्व कर दो। ये -1 हो जाएगा, ये -1, इसका कितना आ जाएगा +4। ये कितना आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा, ये -2 आएगा, है ना। ये 1, ये आपका 10। वही सिंपली सॉल्व करना है। इसके बाद -3 -2, ये 6, ये +1, क्योंकि -1 +1 हो जाएगा। फिर ये 3, ये -5। ये इसमें हो जाएगा 0, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया, ये हो गया आपका -2। उसी तरह से ये 0, ये आपका 10। अब कितना हो गया फाइनली, ये आपका 3, ये 0 हो गया पूरा, ये 11, ये -5, ये हो गया आपका 7, ये -2, ये 4, ये -2, ये आपका 10। ये हो गया फाइनल आंसर। अब देख लो यहाँ तक स्टेप समझ में आया सबको अच्छे से, कैसे कैसे कर रहे हैं। किसी का मन में कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो पूछ सकते हो। किसी का भी मन में ऐसा कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा हो। सबको क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? यस सर। चलो इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय ये चीज पे ध्यान देना। अब आइए हम लोग चेक क्या करना है कि जो न्यू मैट्रिक्स बना है उसका ऑर्डर क्या है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग और भी कमांड हो जाएगा। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, पहले इसका देखो ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर क्या है बताइए। 3x3 ऑर्डर है, ये 3x3, 3 रो है, 3 कॉलम। ध्यान से देखो, अब यहाँ समझा रहे हैं कैसे उड़ाएगा। हम बिना सॉल्व किए भी ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर डायरेक्ट बिना सॉल्व किए। इसका रो, इसका पहले इसका ऑर्डर लिखो क्या है। इसका 3 रो है, 2 कॉलम है, 3x2 ऑर्डर का है। और ये क्या है, 2x3 ऑर्डर का। देख लो, आगे रो लिखना होता है, पीछे कॉलम, आपको पता ही है। 3 रो है। सर हाँ बोलो।
सर आप जैसे बोले इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता जब तक नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ना हो, पर इसमें तो हाँ इक्वल नहीं है तो कैसे मल्टीप्लिकेशन कर लिए हम लोग? यहाँ पर है तो बराबर, कैसे नहीं है? जितना इसका कॉलम है, खाली नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ, हाँ हाँ तो नंबर अलग ऑफ है कॉलम का सर। बात कर, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यस सर। इसका नंबर ऑफ रो कितना है? 2। 2 अच्छा है, ओके सर। देखो और यहाँ से भी देख सकते हैं आप, इसका ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा, इसका ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा, इसका पीछे वाला जो होता है वो इसके आगे वाला इक्वल होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही बोल सकते हो, क्योंकि ये कॉलम ही तो है और इसका ये रो है, ये जब इक्वल होगा ना तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और न्यू मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर ये रहेगा 3/3, जो यहाँ आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देख लीजिए ध्यान से, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि आगे वाला का अगर ये ऑर्डर भी पता रहेगा तो हम बिना सॉल्व किए भी ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, दिखा, मान लो एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m/n ऑर्डर है, दूसरा मैट्रिक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वो n/q है, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं? नो सर। है। मैंने क्या बोला, पीछे वाला का नंबर ऑफ कॉलम इसका रो बराबर तो है। मैंने क्या बोला, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ तो ठीक, हाँ सर। तब तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑर्डर में पीछे कॉलम लिखते हैं, आगे रो लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ कॉलम आगे वाला का पीछे वाला रो के बराबर है तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m/q, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m/q। न्यू जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर m/q। देखो ध्यान से, मैं और एग्जांपल पूछ रहा हूँ। मान लो ये 4/5 है, ये 5/ मान लो 3 है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। नो सर। है। देखो मैंने नंबर ऑफ कॉलम, देखो इसका कॉलम कितना है, ए का सर 4 सर है, हो सकता 4। बी वाला का रो कितना है 5, इसका पीछे देखो इसका आगे देखो, वो सेम जहां हुआ मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि पीछे वाला कॉलम डिनोट करता है, आगे वाला रो डिनोट करता है। तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम निकालेंगे, पहला मैट्रिक्स जो आगे ए है ना, इसका कॉलम देखो और सेकेंड वाला का रो देखना है, वो बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो हम बोल सकते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा? 4 into 3, 4 3। हाँ 4/3 बोलेंगे। हम्म। लॉजिक समझ में आ रहा है अच्छे से? जो चीज क्लियर नहीं है वहां पूछना अच्छे से, ध्यान से समझने की कोशिश करो, जिस जगह भी क्लियर है पॉइंट को समझने की कोशिश करो, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। और भी देख लो क्वेश्चन। ये हो सकता है कि नहीं मल्टीप्लाई? नो सर। यस सर। देख लो ध्यान से, सोच लो पहले, आगे वाला का नंबर ऑफ कॉलम पीछे वाला का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। हो जाएगा सर। हो जाएगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। इसका कॉलम देखिए, ए का कॉलम कितना है, आगे वाला का कॉलम कितना है? सर 2 है। आप लोग दिमाग में पहले ये बैठा है कि नहीं कि आगे रो होता है पीछे कॉलम? यस सर। ये चीज दिमाग में पहले सेट कीजिए। इसका कॉलम, इसका रो कितना है? 3 है, कॉलम कितना है इसका? 2। पहला तो ये देखना है कि रो कॉलम किसको बोलते हैं वो समझो पहले। आगे वाला का रो है, पीछे कॉलम है ना इसमें भी। और उसके बाद देखना होता है कि आगे वाला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम पीछे वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। तो क्या बराबर है ये दोनों? नहीं है, नो सर। मल्टीप्लाई ही नहीं पॉसिबल है, मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा तो हम ए इंटू बी का ऑर्डर क्या बताएंगे? मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं, तो इसका ए बी का ऑर्डर नहीं बता सकते। ये बताइए पॉसिबल है कि नहीं? होगा सर। ये यस होगा। सर। और सर पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या होगा? PQ। ठीक है,
ठीक है, ये लॉजिक तो समझ में आ गया वो अच्छे से, कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। किसी को इस पॉइंट पे क्लियर है, डाउट है तो पहले पूछ लो, जब तक पूछते रहो तब तक वो पॉइंट क्लियर ना हो जाए। ये चीज समझने की कोशिश करो किस जगह पे तुम्हें कंफ्यूजन है, तभी मैं डिस्कस करूंगा उस चीज को लेकर। तनु, देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। तनु, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो सर। चलो अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देते हैं, आता है भी इसी एग्जाम में। जैसे बोलेगा कि ये तुमको दे दिए हैं, बताइए m का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू क्या है? सर M2 है, P भी 2 है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और बाकी बच्चे को देख लो, समझ में आया ये पॉइंट? सर MV2 है कैसे सर? जैसे देखिए मैंने क्या बोला कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, ये तो मल्टीप्लाई होकर ये आ रहा है। मैंने इक्वल टू देने का मतलब है कि मल्टीप्लाई ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो पहले तो ये सोचेंगे कि मल्टीप्लाई अगर हो गया है, अगर मान लो मल्टीप्लाई हो गया है तो इसका मतलब है कि आगे वाला का नंबर ऑफ कॉलम पीछे वाला का रो बराबर हो। इसका मतलब m तो कंफर्म 2 के बराबर होना चाहिए, तभी ना पॉसिबल है ऐसा। दो मैट्रिक्स Yes, sir. मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब पीछे वाला इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली m इक्वल टू निकल गया मेरा। अच्छा, अगर ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो न्यू मैट्रिक्स जो आता है, न्यू मैट्रिक्स इसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो कितना आना चाहिए? 3/p P ऑर्डर का। और क्वेश्चन में कितना दिया है इधर? 3 into 2 इसका मतलब p की जगह पे क्या हो? 2 होगा। टू p भी 2 हो जाएगा। बस इस वो तरीके बहुत से बता आसान सकते। है। यस सर। ये बहुत छोटा सा है क्वेश्चन, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चन रहता है। ऑर्डर के बेसिस पे क्वेश्चन हम बुक में तुमको मिलेगा, इसलिए ऑर्डर का ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करते समय भी आप बिना खाली बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं ऑर्डर, और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया जाता है कि m और p बताइए, n और q। तो बच्चे जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं रहेगा फंस जाएगा यहाँ पर। इस चीज पे देख लो, किसी को ऐसा अभी भी मन में डाउट है तो पूछ सकते हो, देख लो। जिसको ऐसा लगता है कि नहीं ये पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। सबको क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो चलो Yes, ये sir. ऑर्डर का लॉजिक तुम लोग को हो गया क्लियर अच्छे से कि ऑर्डर के बेसिस पे कैसे बनता है। एक मल्टीप्लिकेशन तुम लोग करके दिखाओ। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं पहले ये बताओ। यस सर। पॉसिबल है। यस सर। ठीक है, और न्यू मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो बताइए। सर 1 by 1। 1/1 आएगा। क्या लोग सही लग रहा है तुम्हें? सर 3/1। 3/1 आएगा, देख लो अच्छे से। इसका ऑर्डर 3/3 है ना ये मैट्रिक्स, और ये कितना ऑर्डर का है? ये 3/1 है, 3 रो। 3/1 ऑर्डर का है ना, 3 रो है, कॉलम एक है। 3/1 ऑर्डर का है ये। टाइप को ध्यान दो, कॉलम मैट्रिक्स है। सर। हाँ, तो ये दोनों सेम है तो होगा मल्टीप्लाई। और न्यू हाँ। मैट्रिक्स जो आएगा वो 3/1 ऑर्डर का आएगा। ये तुम उसमें पहले ये दिमाग में सेट कर लो कि 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। चलो मल्टीप्लाई करके दिखाओ।
सर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इसी के लिए ना करते हैं, ये 3/1 लाने के लिए। वो तो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। ये तो तो हम मल्टीप्लाई पहले क्यों करते हैं, क्या जानने के लिए करते हैं? मल्टीप्लिकेशन पे अभी क्वेश्चन बेस्ड है इसके ऊपर, अभी बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन का। पहले तुम प्रोसेस सिखाएंगे तब ना क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे कैसे हाँ क्वेश्चन दिमाग में हाँ जाता है। यस। तो पहले चाहते हैं कि तुम मल्टीप्लिकेशन सीख लो अच्छे से, उसके बाद तुम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ही, कैसे कैसे क्या पूछता है। बन गया सर। बन गया? क्या आंसर आया बताओ? 9 6 minus 3 -3 9 6 minus 3 -3 ये आया। चलो ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करके देख लो। ये इसलिए ऑर्डर बता दिए ताकि आप कंफर्म डायरेक्ट हो जाओगे, मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं तो उतना ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका कंफर्मेशन आपको ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे क्या होता है कि कुछ छूट तो नहीं रहा, कंफ्यूजन हो जाता है वो बच्चे को, कि ऑर्डर पता चल जाने से आप कंफर्म हो जाओगे कि इतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका आगे बढ़ना है, इसके नीचे आना है, तो -1 × 4 ये इसके साथ, फिर आगे बढ़ेंगे 4 × 3 कि +1 × जब तक आगे बढ़ते रहेंगे तब तक प्लस चलता रहेगा, यहाँ 3 तक खत्म हो गया, स्टॉप। ये फिर देखो इसके साथ हो गया, अब इसका आगे है ही नहीं मैट्रिक्स में, तो आगे बढ़ नहीं सकते हम, आगे बढ़ना ही नहीं है इसमें। फिर नीचे आते हैं, इसका नीचे आ रहा है तो नीचे आते नीचे लिखेंगे ना, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ चलेगा, तो -1 × 4 2 × 3 4 है ना, इसका इसके साथ, कि आगे बढ़े तो इसका नीचे आ गए 2 × 3, इसमें आगे बढ़े तो इसका नीचे आ जाए 4 × -, फिर 0 × 4 प्लस -1 × 3 प्लस 0 × -1। सर ठीक ऊपर है, तो 7 आ रहा है सर। 7 आ रहा है ऊपर में, सर देखते हैं करके कितना आ रहा है। वहां पे 9 की जगह कैसे वहां 9 आया? नहीं, इन लोग का आंसर है, चेक नहीं किया, हम चेक कर रहे हैं। हाँ 9 तो नहीं आएगा वो, तो ज्यादा आएगा। सर 7 कितना आ है? रहा है। हाँ 7 आएगा ना, 7 12 - 5 7 आएगा। चेक कर लो कैलकुलेशन तुम लोग अपना। सर 7 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर -3 आएगा। 16 आ रहा है 16 सर नहीं, वहां। 16 आएगा, सेकंड नहीं 16 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। आ रहा है मेरा कितना, ऊपर 7, इधर हो गया ये -8 + 6 है ना, -8 + -2 6 -2 आएगा, और यहाँ -3 आएगा। ये फाइनल आंसर आ रहा है। अब जिसका जो मिस्टेक हुआ है, या ध्यान से देखो कहाँ गलती हो रहा है। सर हम लोग ये सेकंड वाला जो बी में है ना 4 3 -1 था, -1 की जगह +1 लिख दिए थे, इसलिए गलती हुई। अच्छा अच्छा, इसीलिए सब। यहाँ पे एक चीज ध्यान है, छोटा सा मिस्टेक जहाँ माइनस प्लस का गलती होगा ना, मैट्रिक्स ही चेंज हो जाएगा, तुम्हारा आंसर ही गलत हो जाएगा पूरा। इसे ध्यान देना है, माइनस प्लस एक एक चीज पे। सर हाँ बोलो। सेकंड वाला में तो 6 आ रहा है ना सर? सेकेंड वाला में 6 आ रहा है, कैसे आएगा? क्या लिखे हो पहले, क्वेश्चन पहले रिपीट करो, क्वेश्चन क्या लिखे बोलो तो। -1 4 हाँ 1, हाँ सर, वो दिख नहीं रहा था इसलिए गलत लिख लिए थे। यस सर। हमको लग रहा है तुम हाँ क्वेश्चन गलत लिख लिया। -1 2 4 है, हाँ 0 -1 0, नहीं दिखे तो बोला करो, तो जूम कर देंगे। यस सर। सर अब ठीक है सर, अब लिख के कर लिए। हाँ सर सही है। 4 3 -1, जैसे किसी को क्वेश्चन नहीं दिखे साफ साफ तो बोल देना, तो जूम भी कर देंगे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती देखने की कोशिश करना है, वह जूम हो जाता है, टेंशन लेना नहीं है। एक एक चीज को समझने की कोशिश करना है, साफ साफ दिखे। तुम लोग उतना बोल देना कि जितना जूम कन्वीनियंट हो समझने में, दिखाई देता है साफ साफ, वहां तक जूम कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे ही ज्यादा क्वेश्चन तुमको मिलेगा।
जैसे देखो और लो, एक चीज और समझाते हैं इसमें पॉइंट। अगर मान लो a इंटू बी निकाले तुमने, जो आंसर आया, क्या उस मैट्रिक्स का b इंटू ए करेंगे तो क्या सेम आंसर आएगा? a इंटू यस बी सर, की या b इंटू ए? नहीं होता। एक ही बात तो हुआ ना सर। देखो यही एक में समझाना चाह रहा हूं। नंबर में तो आपका हो जाता है 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, आ जाएगा समझ में अच्छे से। पहले ये बता, ए जो है यहाँ, ए का ऑर्डर कितना है? ये 3/2 है यस सर। और इसका ऑर्डर 2/2। तुमसे पूछेंगे मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, तो तुम देखोगे इसका कॉलम इसका रो बराबर है, sir. वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3 into 2. 3 इंटू 2 का होगा। ठीक है, अब इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, मतलब आगे हो गया 2/2, पीछे क्या हो गया आपका 3/2। अब बताइए मल्टीप्लाई पॉसिबल है? No sir. तब इसका कॉलम इसका रो तो बराबर ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये मत समझ लेना कि मैट्रिक्स में कि a इंटू बी करेंगे तो b इंटू ए करेंगे तो सेम आएगा ऑलवेज, कोई जरूरी भी नहीं है। मल्टीप्लाई तो यहाँ तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, मतलब ए बी निकल रहा है लेकिन बी ए नहीं निकल रहा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए इस चीज को याद रखना, ए बी और बी ए जनरली इक्वल नहीं होता। आप क्वेश्चन सेट करके ऐसा दे दें कि मल्टीप्लाई करने से ए बी और बी ए सेम आ जाए, तो इसको हम हमेशा थोड़ी बोल सकते कि आपस में हमेशा इक्वल होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। वो तो लक बाय चांस वैसा सेट रहता है क्वेश्चन, लेकिन हमेशा फॉलो करता है उसी को रूल कहा जाता है ना। तो हमेशा देखेंगे ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। जनरली ये बराबर नहीं होते, हमको चेक करना पड़ेगा वो इक्वल है या नहीं। क्वेश्चन में दिया रहेगा जो एलिमेंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करके देखेंगे बराबर है या। लेकिन अगर जनरल बात करें तो जनरल बात में हम बोलेंगे ए बी बी बराबर नहीं है। बात में है ये, अच्छे से देख लो इस पॉइंट को, ये सब क्लियर हुआ अच्छे से, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं। इस चीज को याद रखना, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मतलब ए बी है तो ए बी ही लिखना है, बी ए नहीं कर सकते उसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नंबर में तो चल जाता है 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है। मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं। उसके बाद अगर 3 मैट्रिक्स दिया जाए ए बी सी, 3 मैट्रिक्स, अगर आप ए इंटू बी निकालें, ठीक है, फिर जो ए बी का जो रिजल्ट आया तो उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना फाइनल रिजल्ट, वो देखोगे तो तुम बी इंटू सी करो पहले, फिर ए के साथ करो, पूरा बराबर ही रहे। लेकिन ध्यान से देखो ए बी सी, इस पैटर्न पे तो ए बी सी ही लिखा हुआ है, इसको तुम ये नहीं कर सकते बी ए सी कर देंगे बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये सही है, देखिए ये सही नहीं, तुम इसका ऑर्डर को इधर उधर रिवर्स नहीं कर सकते मैट्रिक्स। मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर 3 मैट्रिक्स तुमको दिया जाए तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आएगा जब बी सी को मल्टीप्लाई कर लोगे। और ए को आगे रखना पड़ेगा, आगे लिखे इसीलिए आगे ए पहले लिखेंगे, अब बी सी जो रिजल्ट आया आपका। ये तो कुछ नहीं ना होगा सर, क्या बोल रही हो? मल्टीप्लाई तो होगा ही ना सर, पीछे भी अगर हम ए लिख देंगे तो। नहीं, देखो मैंने अभी क्या बोला कि अगर पीछे लिखेंगे मल्टीप्लाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मतलब ऑर्डर जैसे लाने के बाद पीछे अगर ए लिख देंगे तो 3 2 रहेगा, और मतलब लास्ट में 4 रहेगा, तो आंसर तो वही आएगा 4 नहीं, इसको नंबर की तरह ट्रीट 12 नहीं करना ना। और नंबर 4 की 2 तरह हम 5। क्या बोल रहे हैं कि नंबर की तरह ट्रीट मत करो इसको, नंबर की तरह ट्रीट करे तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, बीसी अगर अल्फाबेट से चलना है ना सर। हाँ अल्फाबेटिकली एकदम सेट रखता है, इसमें तुम आगे पीछे रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसमें ये बताना चाह रहे बीसी जो आंसर तुम्हारा निकला उसको फिर ए के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए आगे ही रखना है, बीसी पीछे रखना, तो उसका आंसर इसके साथ मैच करेगा। अब तुम सोचेगा हम अपने मन से रिवर्स करके लिख दें कि बीसी पहले लिख दिए ए को बाद में लिख दें, तो वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं होगा क्योंकि हम पलट नहीं सकते, यही सीखे ना। पहला
प्रॉपर्टी यही बताना चाहता है कि हम ए बी को बी ए करके नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि इसी पैटर्न पे चलना हो, तब ये बराबर रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर ए का मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी के साथ कर रहे हो, अब ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स है और बी सी भी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर बी सी का क्या है, एडिशन चल रहा है, एडिशन, बी सी का एडिशन हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हो आप, लेकिन करते समय ये ध्यान देना है कि ए अगर आगे है तो आप ए बी का भी करो तो ए पहले ही रखना होगा, बी बाद में। और जब ये इसके साथ करोगे तो भी ए आगे रहेगा, सी पीछे रहेगा। एकदम होता है ये, 1 बाय 1 हम स्टेप पहले भी किए हैं, लेकिन मैट्रिक्स में भी होता है ये चीज। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में ए अगर आगे है तो आगे ही रहेगा दोनों, बी ए नहीं कर सकते हैं या सी ए नहीं कर सकते इसको, समझे बात, इस चीज को याद रखना। अगर मान लो ऐसा कर देते, बी प्लस सी पहले लिखे बाद में ए लिखें, तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? ऑब्वियस ये भी पॉसिबल है, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जब बी इसमें जब करो तो बी कहाँ, ए किधर है आपका, राइट साइड है ना, तो ए बी को ए राइट में ही प्लस रखना। सी ए करना पड़ेगा। हाँ बी ए प्लस सी ए करना हो। ये पॉइंट किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही सब काम आएगा आपको कैलकुलेशन करते समय। ए आगे है तो आगे रहेगा, बी पीछे तो बी पीछे ही रहेगा, पलट नहीं सकते हैं मैट्रिक्स। बी प्लस सी करके आप ए करो, चाहे बी ए प्लस सी ए करो, आंसर सेम आएगा दोनों। लेकिन सोचेगा कि हम ए आगे लिख दें या कुछ इसको पलट कर, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट पॉइंट ये तो हो गया। इफ, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इफ ए बी एंड सी आर 3 matrices such that ए बी सी 3 मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, ए बी जो है बराबर है ए सी का, ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो क्या ये बोलना सही है बी इक्वल टू सी? यस सर। नहीं होगा ये। सर ए को इधर कॉमन आ जाएगा, ए तो कट जाएगा। नहीं, हाँ हम लोग सोचते हैं ऐसा थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में भी ऐसा एलिमेंट है कि ए बी और ए सी बराबर है, लेकिन बी सी बराबर नहीं है, ए ऐसा भी बी और ए पॉसिबल। सी ही बराबर रहेगा, है ना? अगर ये चीज याद रखना, ये जो है ए एंड बी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया रहेगा तो हम बी और सी को बराबर नहीं बोल सकते, नंबर की तरह ट्रीट करना ही नहीं है इसको। मैं भी समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मल्टीप्लाई तुम कर रहे हो, ए इज इक्वल टू ए हो सकता है तो ए इक्वल टू ए, हाँ ए इक्वल टू ए तो है ही, ए इक्वल टू ए तो है ही आपका, ए सेम है। लेकिन ये सोचोगे कि ए सेम है तो हम ए काट दे, बी इक्वल टू सी कर दे, नंबर में जैसे करते हो, मैट्रिक्स में ये नहीं होता। इसका एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। तुम जरा देखना, बताना आंसर सही है। एक मिनट, क्वेश्चन सेट करके दे हम लोग। जैसे इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना रहे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 1 इंटू 3, 0 इंटू ये 0 आ गया, इसका ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई, इसका ऐसे करो, एक मिनट इसको 0 ही कर देते हैं, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए। अच्छा फिर इसके जब इसको करेंगे 0, इसमें भी आ जाएगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा सेट करना तो हमारे पास, इसके साथ इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। हाँ अब देखो, अब ठीक, इसको मल्टीप्लाई किए, इसका जो आंसर आ रहा है आपका, देखिए 3003 आ रहा है,
आ रहा है? इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इसके साथ 3 आ रहा है, फिर 3200 32 3200 3200 आ रहा ना। एक मिनट रुको तो, इसका इसके साथ हो गया, अगर हम यहाँ 0 कर दे तो अब बताओ इसका कितना आएगा? 0 आएगा। ये इसके साथ yes कहें तो 0 आएगा। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मैं तुम्हें सेट करा था यहाँ पे क्वेश्चन, ए में देखिए दोनों का सेम है, ए में सेम है दोनों में, देखिए तो। लेकिन Yes, इसका sir. जो बी है और इसका जो सी है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं कहाँ इक्वल है? 30 माइनस 10 है, ये 3020 है, लेकिन इस दोनों का मल्टीप्लाई वही आंसर दे रहा है जो इस दोनों का मल्टीप्लाई है वही आंसर आता है। तो ए बी और ए सी बराबर है, ए बी ए सी बराबर दिया रिजल्ट, लेकिन हम बी और सी को बराबर क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब उसका हर एलिमेंट इक्वल हो। तो यहाँ तो 30 माइनस 10 है, यहाँ 3020 है, तो क्या ये दोनों इक्वल बोल सकते हैं बीसी को? नहीं बोल सकते आप। इसका मतलब क्या हो गया कि दो एलिमेंट अगर प्रोडक्ट अगर आपका इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि आपका ए बी और सी बराबर है, जबकि आप देख लीजिए दोनों साइड ए आपका इक्वल मैट्रिक्स है, उसके बावजूद भी इक्वल रिजल्ट है, एक बीसी बराबर नहीं है। इस पॉइंट से जो समझाना चाह रहे हो वो चीज को देखने की समझने की कोशिश करो, क्या समझा रहा हूँ। इसमें क्या सीख रहे हो कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो आ रहा है उसमें भी वही आया रिजल्ट, यानी ए बी ए सी के बराबर है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू सी है? नहीं। तो वही बात समझाना चाह रहे, तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते आप, ए काट दीजिए बी इक्वल टू सी कर दीजिए, गलत हो जाएगा। ये सब बात को भी याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में इसमें और भी यूज करेंगे हम। सर ये आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन बता दीजिए ना यहाँ पे कैसे किए। मल्टीप्लाई जैसे 1 हाँ। इंटू 3 जो नॉर्मल करते हैं वही किए, इसका आगे बढ़े इसका नीचे आए, 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू माइनस 1 करें तो 0 ही आएगा, हाँ फिर 1 इंटू 0 प्लस अच्छा, एक 0 एक करके है ना। हाँ 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 वही करते यार, जो जैसे पीछे बताया ना वही वही फाइनल, इसका 0 प्लस 0 0 ही आ रहा है इसका आंसर, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। इसका इसके साथ किए, इसका इसके साथ, इसमें भी इसका इसके साथ किए, इसका भी इसके साथ किए, सब क्या करते गए, लास्ट में आंसर इधर भी वही आ गया मेरा। तो ऑल ओवर क्या समझे हम लोग यहाँ पर कि ए अगर ए इक्वल है, बी और सी बराबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लॉजिक क्लियर हुआ अच्छे से यहाँ तक सबको? yes बाद sir में किसी yes को बताई होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक करके रखो, तुम लोग कुछ क्वेश्चन बना सकते हो। अब तुम बुक में देखो मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, एडिशन में दिया है, सब्ट्रैक्शन में दिया है, जो टॉपिक पढ़ाया है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो करके रखना। फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? yes sir thank you sir